उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर भारत 8 राज्यों के पुष्पों से सजा हुआ गुलदस्ता है। इसमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ये राज्य न केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि अपनी अनोखी सांस्कृतिक पहचान के कारण देश के गौरव का प्रतीक भी हैं। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियां, शांत झीलें, कलकल करती नदियां और मनमोहक परिदृश्य प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखते हुए आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हर राज्य की अपनी विशिष्ट भाषाएं, नृत्य, संगीत और पहनावे हैं जो इन्हें अनोखा बनाते हैं। अगर हम बात करें तो असम का बिहू नृत्य, नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव और मेघालय की चेरापूंजी की बारिशें कौन भूल सकता है। ये सभी दृश्य यहाँ आने वालों को मंत्रमुग्ध करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आज फिर से आपको इन राज्यों की इस लोक जीवन से, संस्कृति से और यहाँ हो रही गतिविधियों से रूबरू करवाएंगे। कार्यक्रम है ये पूर्वोत्तर डायरी और इस सप्ताह भी पूर्वोत्तर राज्य की इस अनूठी यात्रा पर मैं आपको लिए चलूंगा, आपका दोस्त कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। बीते 11 वर्षों में भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के नए शिखर तक पहुंचा है और विकास की यात्रा बहुत समृद्ध रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में सामाजिक कल्याण की योजनाएं जहां एक तरफ इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हैं, वहीं आधारभूत ढांचे के विकास से पूर्वोत्तर राज्य के विकास में नए आयाम जुड़े हैं। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को नई सुविधाएं मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ आधारभूत ढांचे के विकास से पूर्वोत्तर भारत के दूसरे क्षेत्रों से जुड़ा है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में एक विशेष रिपोर्ट आपको सुनवा रहे हैं, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सहयोगी निखिल और कनकलता। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि बीते 11 वर्षों में किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की परियोजनाएं संचालित होने से यहाँ की तस्वीर बदली है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बीते 11 वर्ष में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं, वे आज एक मिसाल बन चुके हैं। जहां पहले इस क्षेत्र को भौगोलिक और संसाधनों की दृष्टि से कठिन माना जाता था, वहीं अब यही क्षेत्र विकास और प्रगति का नया चेहरा बनकर उभरा है। केंद्र सरकार की नीति रही है कि विकास हर कोने तक पहुंचे और इस सोच के तहत उत्तर पूर्व के राज्यों में कई योजनाएं शुरू की गईं, जिनका असर अब जमीन पर साफ दिख रहा है। इन 11 वर्षों में बजट आवंटन, योजनाओं की बेहतर निगरानी और तकनीक के इस्तेमाल से सामाजिक कल्याण को नई दिशा मिली है। स्वास्थ्य, पोषण, महिला और बाल विकास, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, बुजुर्गों की देखभाल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में जो काम हुआ है, वो आज देश के बाकी हिस्सों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। बात की जाए महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता देकर उन्हें बेहतर पोषण प्रदान किया है। इस योजना के तहत लाखों महिलाओं को सीधे उनके खातों में पैसे मिले, जिससे वे प्रसव के पहले और बाद की जरूरतें पूरी कर सकीं। पोषण अभियान के जरिए आंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त किया गया। अब इन केंद्रों पर नियमित रूप से बच्चों को पोषक आहार, वजन मापने की सुविधा और विकास की निगरानी जैसी सेवाएं मिल रही हैं। ICDS यानी एकीकृत बाल विकास योजना को और मजबूत किया गया है। इसमें बच्चों को बेहतर भोजन, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और शैक्षणिक गतिविधियां मिलती हैं। पूर्वोत्तर में अब आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर भवन, ट्रेनिंग प्राप्त कार्यकर्ता और डिजिटल डिवाइस जैसे साधनों से लैस किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक अहम कदम है वन स्टॉप सेंटर योजना का विस्तार। इन केंद्रों पर जरूरतमंद महिलाओं को कानूनी सलाह, काउंसलिंग, स्वास्थ्य सेवा और अस्थायी आश्रय जैसी सुविधाएं एक ही जगह पर दी जाती हैं। ये सभी सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क हैं और अब उत्तर पूर्व के जिलों में इन केंद्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
महिला समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका असर ये हुआ है कि अब सैकड़ों गांवों में महिलाएं सिलाई, बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी और अन्य कार्यों से अपनी आय बढ़ा रही हैं। बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना एक नई उम्मीद लेकर आई है। इस योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को व्हीलचेयर, वॉकर, कान की मशीन, चश्मा और अन्य जरूरी उपकरण मुफ्त दिए जा रहे हैं। इन उपकरणों से बुजुर्गों का जीवन आसान हुआ है। दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के लिए ADIP योजना का विस्तार पूर्वोत्तर राज्यों तक किया गया है। इसके जरिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, बैसाखी, ब्रेल किट, श्रवण यंत्र और स्मार्टफोन तक दिए गए हैं। इसके अलावा विशेष स्कूल, कौशल विकास केंद्र और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं ताकि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा काम हुआ है। असम में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। अब तक 8 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन हो चुका है और 7 निर्माणाधीन हैं। इन अस्पतालों से लोगों को सस्ती और आधुनिक इलाज की सुविधा मिल रही है। मिजोरम को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। 20 मई 2025 को ये ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई। पहले जहां साक्षरता दर 91.33% थी, अब 100% साक्षरता हासिल कर ली गई है। ये सफलता नए भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी उल्लास के माध्यम से मिली है, जिसमें गांव-गांव जाकर पढ़ाई से वंचित लोगों को शिक्षित किया गया। शिक्षा की दृष्टि से भी असम में 15 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जिससे युवाओं को अब डॉक्टर बनने के लिए अपने राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर पूर्व जिला SDG इंडेक्स और डैशबोर्ड को नीति आयोग और UNDP के सहयोग से तैयार किया गया है। इसके जरिए पहली बार सभी जिलों का सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और बुनियादी विकास के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। इससे ये पता चल रहा है कि कौन कौन से जिले किस योजना में आगे हैं और कहां सुधार की जरूरत है। संस्कृति और विरासत को संजोने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। असम के मोइडाम्स यानी अहोम राजवंश की शाही समाधियां जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई हैं। मणिपुर में प्रसिद्ध महिला स्वाधीनता सेनानी रानी गाइदिन्ल्यू की याद में एक संग्रहालय बनाया गया है। सिवसागर को एक आइकॉनिक साइट के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जहां ऑन साइट म्यूजियम और पर्यटक सुविधाएं बनाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में एक प्रमुख पर्यटन स्थल को चिन्हित कर विकसित किया जा रहा है। हस्तशिल्प और हथकरघा के क्षेत्र में पूर्वोत्तर को नई पहचान मिली है। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने एक ई-कॉमर्स पोर्टल शुरू किया है, जिससे स्थानीय बुनकर और शिल्पकार अब अपने उत्पाद देश भर में बेच पा रहे हैं। एक चलते फिरते दुकान पूर्वाश्री ऑन व्हील्स भी शुरू की गई है। गुवाहाटी में कपड़े की टेस्टिंग के लिए प्रयोगशाला और अन्य उपकरणों की सुविधा स्थापित की गई है, जिससे स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। ERI रेशम की कताई इकाई बक्सा जिले के मुशलपुर में स्थापित की गई है, जिससे कई लोगों को सीधा रोजगार और 2500 से ज्यादा घरों को अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका का साधन मिला है। अष्ट लक्ष्मी महोत्सव जो दिसंबर 2024 में आयोजित हुआ था, उसमें पूरे उत्तर पूर्व के वस्त्र, पर्यटन, GI टैग वाले उत्पाद और हस्तशिल्प प्रस्तुत किए गए। इस आयोजन में कुल 2500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट प्रस्ताव सामने आए। कृषि और जैविक खेती की बात करें तो उत्तर पूर्व अब भारत के जैविक उत्पादों का केंद्र बन रहा है। सिक्किम को दुनिया का पहला पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन योजना के तहत 434 किसान उत्पादक कंपनियां बनाई गई हैं, जिससे 2 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं। बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बांस को अब घास की श्रेणी में लाया गया है, जिससे इसकी खेती और विपणन कार्य आसान हो गया है।
वन धन विकास योजना ने 3.3 लाख जनजातीय संग्रहकर्ताओं को इस व्यवसाय से जोड़ा है और 19,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। अगरवुड यानी अगर के उत्पादन में भी बड़ी छलांग लगाई गई है। इसके निर्यात सीमा को 25,000 किलोग्राम से बढ़ाकर 1.5 लाख किलोग्राम कर दिया गया है और इसके तेल की सीमा भी 7,050 किलोग्राम कर दी गई है। असम और त्रिपुरा में इसके लिए क्लस्टर स्तर पर विकास की योजना बनाई गई है। शहद उत्पादन के लिए 1,000 बी बॉक्स नागालैंड, असम और मेघालय में वितरित किए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को आय का नया स्रोत मिला है। पीएम डिवाइन योजना के तहत बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका बढ़ाने वाली योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी हाल ही में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट ने 80 से ज्यादा देशों के निवेशकों को आकर्षित किया और 4.3 लाख करोड़ रुपए की निवेश रुचि दर्ज की गई, जिससे ये क्षेत्र भारत का अगला आर्थिक इंजन बनने की ओर बढ़ रहा है। इन सभी पहलों के पीछे एक ही सोच रही है, उत्तर पूर्व को राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ना, वहाँ के लोगों को समान अवसर देना और क्षेत्रीय संतुलित विकास सुनिश्चित करना। आज जब हम पीछे मुड़कर इन 11 वर्षों को देखते हैं तो ये केवल विकास की कहानी नहीं, बल्कि एक भरोसे और भागीदारी की मिसाल है। ये यात्रा दिखाती है कि दूर दराज और कठिन इलाके भी जब संकल्प, समर्पण तथा संवेदनशीलता से जुड़ी योजनाओं का लाभ पाते हैं तो वहाँ भी उजाला होता है। उत्तर पूर्व आज केवल सीमांत क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि भारत की नई शक्ति, नई सोच और नई दिशा का प्रतीक बन गया है। इस बीते बृहस्पतिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पूर्वी हिस्से के दौरे पर थे और इस क्षेत्र में विकास की कई परियोजनाएं देश को उन्होंने समर्पित की। सिक्किम में भी कई विकास परियोजनाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी और कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया। सिक्किम के 50 वर्ष कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधन भी दिया और उन्होंने पूर्वोत्तर भारत की प्रगति में सिक्किम के स्थान को बड़ा महत्वपूर्ण बताया और बीते दशक में सिक्किम की विकास यात्रा पर भी उन्होंने प्रकाश डाला और आने वाले 25 वर्षों में सिक्किम का क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरह से विकसित भारत में इस राज्य का योगदान हो सकता है, इस संबंध में भी अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। तो आइए हम एक विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली राम दुलाल ने ये खास रिपोर्ट हमें भेजी है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के सिक्किम में दिए गए संबोधन पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत की प्रगति में एक उज्जवल अध्याय का साक्षी बन रहा है। सिक्किम राज्य के गठन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुरुवार को गान्तोक के पाल्जर स्टूडियो में आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार सिक्किम की प्रगति में अपना पूरा सहयोग दे रही है। उन्होंने कहा कि सिक्किम वैश्विक पर्यटन स्थल बनेगा। सिबोक रम्फू रेलवे लाइन सिक्किम को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। स्मरण हो, सिक्किम सरकार ने राज्य के गठन के 50 साल पूरा होने के ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिए साल भर तक जश्न मनाने की घोषणा की है। इसी के तहत गुरुवार को राजधानी गान्तोक के पाल्जर स्टूडियो में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भव्य समारोह की तैयारी की गई। वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में राज्य में लगभग 400 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 100 किलोमीटर से अधिक नई सड़कें बनाई जा रही है और अटल सेतु के माध्यम से सिक्किम और दार्जिलिंग के बीच संपर्क में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में सिक्किम प्रकृति और प्रगति का एक मॉडल बन गया है। सिक्किम को पूरी तरह से जैविक राज्य बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि मत्स्य क्षेत्र को भी जैविक बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। सिक्किम की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में सिक्किम को दुनिया का आदर्श हरित राज्य बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत खेलों में वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार है और पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के युवा इस सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आने वाले समय में भारत स्पोर्ट्स सुपर पावर भी बनेगा और इस सपने को साकार करने में नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम की युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। यही धरती है
जिसने हमें बाइचुंग भूटिया जैसे फुटबॉल लीजेंड दिए। यही सिक्किम है जहां से तरुणदीप राय जैसे ओलंपियन निकले, जसलाल प्रधान जैसे खिलाड़ियों ने भारत को गौरव दिलाया। अब हमारा लक्ष्य है सिक्किम के हर गांव, हर कस्बे से एक नया चैंपियन निकले। खेल में सिर्फ भागीदारी नहीं, विजय का संकल्प हो। गंगटॉक में जो नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो आने वाले दशकों में चैंपियनों की जन्मभूमि बनेगा। खेलो इंडिया स्कीम के तहत सिक्किम को विशेष प्राथमिकता दी गई है। टैलेंट को पहचान कर ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूर्नामेंट हर स्तर पर मदद की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है सिक्किम के युवाओं की ये ऊर्जा, ये जोश भारत को ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि सिक्किम के कई स्थानीय उत्पादों को अन्य देशों में निर्यात किया जाएगा और केंद्र सरकार इस दिशा में पूरा सहयोग देगी। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से सिक्किम की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। उद्घाटन की गई परियोजनाओं में नाम्ची जिले में 750 करोड़ रुपया से अधिक की लागत में निर्मित 500 बिस्तरों वाला नया जिला अस्पताल, गेजिंग जिले में सांगाछोलिंग पेलिंग में यात्री घिरलिंग और गान्तोक जिले के सांगखोला में अटल अमृत उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा शामिल है। इससे पहले अपने संबोधन में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ ने कहा, प्रधानमंत्री का निरंतर समर्थन और आशीर्वाद हमेशा राज्य के लोगों के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के बढ़ते कद का जिक्र करते हुए श्री तामाङ ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के लिए केंद्र के निर्णायक और साहसिक कार्य की प्रशंसा की। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए आपको तथा समस्त सुरक्षा बलों को सिक्किम वासियों के ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आपके साहसी और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया को यहां स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारा राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र, संप्रभु और निडर राष्ट्र है। एक ऐसा राष्ट्र जो आतंकवाद को किसी भी रूप में सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा, सिक्किम एकता, शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और सिक्किम के लोगों की भावनाओं के कारण पूरी दुनिया में अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। श्री तामाङ ने कहा कि सिक्किम ने एक मिसाल कायम की है कि विकास को सतत और समावेशी तरीके से तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हासिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिक्किम प्रधानमंत्री के दूरगामी दृष्टिकोण विकसित भारत 2047 का पूरे दिल से समर्थन करता है और सिक्किम केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा। श्री तामाङ ने प्रधानमंत्री को वर्ष भर चलने वाले समारोह में किसी समय शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राज्य की स्वर्ण जयंती के अवसर पर राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने प्रधानमंत्री की ओर से स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ, लोकसभा सांसद डॉक्टर इन्द्रहाङ सुब्बा और राज्यसभा सांसद दोरजी छिरिङ लेप्चा भी मौजूद थे। कार्यक्रम के आकर्षण में विभिन्न राज्यों और समुदायों के नृत्य सहित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल था। लोकतांत्रिक एकीकरण, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक आर्थिक विकास की 5 दशक की यात्रा को प्रदर्शित करने वाले इस भव्य कार्यक्रम में गण्यमान्य व्यक्ति, सरकारी अधिकारी और हजारों लोग मौजूद थे। श्री मोदी को पाल्जर स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्होंने बागडोगरा से वर्चुअल माध्यम से जनसभा को संबोधित किया। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गान्तोक से मैं दिलीराम दुलाल। तो हमारे साथ विस्तार से इस दौरे पर बातचीत करने के लिए हैं हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा। मानस, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सिक्किम राज्य के 50 वर्ष पूरे होने पर राज्यवासियों को बधाई दी, पूरे देश भर को बधाई दी, किस तरह से उन्होंने सिक्किम राज्य के 50 वर्षों को अपने संबोधन में देखा और उसके बारे में कहा? जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री यहाँ पे खुद आने वाले थे और इसका आयोजन भी था, लेकिन खराब मौसम के कारण यहाँ आ नहीं पाए और बागडोगरा से वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। पहले तो प्रधानमंत्री ने ये बधाई दी कि 50 साल पहले ये एक डेमोक्रेसी के लिए सही फैसला लिया गया था कि भारत के साथ सिक्किम को जोड़ना है और सिक्किम वाले इसके साथ सहमत हुए और सिक्किम वाले भारत के साथ जोड़ गए और इसका जो फल है वो अभी सिक्किम वालों को दिखाई दे रहे हैं। उन्हें बताया कि जो सिक्किम जैसे हम लोग जानते हैं इसको पूरा
भारत का हरित प्रदेश कहते हैं और पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है। और जैसे सिक्किम का जो प्रोडक्ट है, यहाँ का जो विशेष तौर पर, जैसे अगर हम लोग बात करें कि ऑर्गेनिक फूड से जो बाहर जा रहे हैं, देश के बाहर भी, उसको अधिक तौर पे और भेजना है, इस पे केंद्र सरकार मदद करेंगे, इस बारे में एक आश्वासन दिया। फिर ये चर्चा हम लोग ने पहले आकाशवाणी में भी किया था। यह एक जिला है जिसका नाम है सोरेंग डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे ऑर्गेनिक फिश कल्टीवेशन पे काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पे भी जोर दिया और कहा कि आने वाले दिनों में शायद इसमें एक जो एम्प्लॉयमेंट की जितने भी सुविधा होना होगा और साथ के प्रदेश के लोगों को भी इससे फायदा होगा। तो ये एक प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। खेल कूद के बारे में कहा, बहुत सारे यहाँ के खिलाड़ियों का नाम लिया और कहा कि जो सिक्किम है और पूर्वोत्तर है, वो जो देश के खेल का जो विरासत है और चमकता सितारा होगा, तो इसमें सिक्किम का और पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों का भी नाम जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से सिक्किम के लोगों की बहुत सराहना की, सिक्किम के स्वच्छता, सिक्किम के खान पान और सिक्किम में जो टूरिस्ट आते हैं, जो देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। और अगले 25 सालों के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक टूरिज्म के सेक्टर में जो सिक्किम है, एक ग्रीन स्टेट या ग्रीन मॉडल की तरह एक सिक्किम उभरते आए अगले 25 सालों में। इस पर जोर देने के लिए पूरे प्रदेश वासियों से आग्रह किया। अगर हम लोग यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो हम जानते हैं कि भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का एक उद्देश्य ये भी है कि पूर्वोत्तर के जितने भी प्रदेश के राजधानी है उनको ब्रॉडगेज रेल लाइन से जोड़ा जाए। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक बार सेवा का रोंगपो बोल के जो जगह है यहाँ पे, ये रेलवे लाइन खत्म हो जाए, काम पूरा हो जाए, तो सिक्किम भी देश के बाकी हिस्सों के साथ रेल लाइन से जोड़ेगी। और यहाँ पे जो बागडोगरा और सिक्किम हाईवे की बात हो रही थी, या तो NH10 की जो बात करें, तो उस पर भी जोर दिया कि ये पूरा हो जाए तो यहाँ के लोग का आवाजाही में बहुत सुविधा होगी। कमल जी, तो कुछ बुनियादी विकास परियोजनाओं का भी उन्होंने उद्घाटन किया और जो सिक्किम राज्य है उसके भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जैसा कि आपने विस्तार से बताया, उनके बारे में कहा उन्होंने। तो कौन सी वो प्रमुख योजनाएं हैं जिनका उन्होंने उद्घाटन किया और उसके बारे में उन्होंने प्रकाश डाला? जी, देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत सारे परियोजना का उद्घाटन भी किया और शिलान्यास भी किया। उसमें अगर हम बात करें तो नामसी बोल के यहाँ एक जिला है नामसी, जी। तो उसमें लगभग 750 करोड़ लागत से बनाए गए एक 500 बेडेड जिला अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसका उद्घाटन किया। फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक लाइफस्टाइल स्टेशु का गैंगटॉक जिले में उद्घाटन किया। यह गेजिंग जिला है और जिसमें एक छोटी सी जगह है पेलिंग, और पेलिंग का नाम आप लोग पूरे छोटा, देश विदेश से यहाँ लोग सैलानी यहाँ पे घूमने आते हैं, तो वहाँ लोगों के लिए एक रोपवे सेवा का भी उद्घाटन किया। और यहाँ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर टूरिस्ट के लिए या यहाँ के लोगों के लिए, उसका भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पे शिलान्यास किया। और जैसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे मैंने सेवा का रोंगपो रेल प्रोजेक्ट के बाद जिक्र तो किया, और साथ में प्रधानमंत्री जी ये भी कहा कि आने वाले दिनों में जो सिक्किम और बागडोगरा एक्सप्रेस वे होगा, उसको गोरखपुर और सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा, ताकि यहाँ लोगों को और बेहतर सुविधा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मानस इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो हम सिक्किम राज्य की बात कर ही रहे हैं, तो एक विशेष रिपोर्ट आपको सुनवा रहे हैं। आपको लिए चल रहे हैं हम सिक्किम की यात्रा पर, और इस यात्रा में हम सिक्किम की कला, संस्कृति, परंपरा और वहाँ की जनजातीय संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के पर्वों और तमाम पहलुओं से रूबरू होंगे। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में बसा एक समृद्ध संस्कृति और विविधता वाला राज्य है। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, विविधता और पर्यटन का आकर्षण पर्यटकों को अपनी ओर बरबस खींच लेता है। आइए ले चलते हैं आपको सिक्किम की इस अद्भुत यात्रा पर। सिक्किम राज्य अलग अलग समुदायों, धर्मों और परंपराओं का संगम है। यहाँ मुख्य रूप से लेपचा, भूटिया और नेपाली समुदाय निवास करते हैं, जो सदियों से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं।
लेपचा समुदाय, जिन्हें राज्य का मूल निवासी माना जाता है, प्रकृति पूजक रहे हैं। भूटिया समुदाय तिब्बती मूल के हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जबकि नेपाली समुदाय में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के अनुयायी शामिल हैं। सिक्किम में मनाए जाने वाले त्योहार राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। लोसार जो तिब्बती नववर्ष है, लुसोंग, सागा दावा, फांग लैप्सोल, दशैन और तिहाड़ दिवाली यहाँ के दूसरे प्रमुख त्योहार हैं। इन उत्सवों के दौरान पारंपरिक नृत्य, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत करते हैं। सिक्किम में नेपाली, भूटिया, लेपचा, लिम्बू, हिंदी और अंग्रेजी प्रमुख भाषाएं हैं। नेपाली भाषा यहाँ की सबसे आम भाषा है, जबकि अंग्रेजी और हिंदी भी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। इसके अलावा तिब्बती, शेरपा और अन्य स्थानीय भाषाएं भी प्रचलित हैं, जो राज्य की भाषाई विविधता को दर्शाती हैं। इस राज्य की हस्तशिल्प परंपरा समृद्ध और विविधताओं से भरी है। यहाँ के कारीगर ऊनी कालीन, चौकसी टेबल, थंका चित्रकला और बांस बेत के उत्पादों के निर्माण में निपुण हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित कुटीर उद्योग संस्थान इन हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादन और इन्हें प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस राज्य का भोजन भी पारंपरिक है, जो नेपाली, तिब्बती और भूटानी व्यंजनों का मिश्रण है। यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में मोमो, थोक्पा गुंडक, सिंकी, बांस शूट और किण्वित सोयाबीन से बने व्यंजन शामिल है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है और स्थानीय लोग तोंगबा, जो कि बाजरा से बना एक पेय होता है, उसका भी भोजन में इस्तेमाल करते हैं। सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ हम कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की चर्चा जरूर करना चाहेंगे। गंगटोक, जो सिक्किम की राजधानी है, 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से कंचनजंगा का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। सोमगो झील गंगटोक से 38 किलोमीटर दूर स्थित है। 12,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये झील अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। पूर्वी सिक्किम में स्थित अरितार इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ खांग चेंदोंगा का लुभावना दृश्य देखा जा सकता है। नाथुला दर्रा, भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुला दर्रा ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। थुमथांग घाटी फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्थान वसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है। सिक्किम की यात्रा के लिए मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है और पर्यटक विभिन्न गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं। सर्दियों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए दिसंबर से फरवरी का समय भी उपयुक्त है। सिक्किम राज्य अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें कई दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, राज्य की जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। तो यदि आप सिक्किम की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो इस समृद्ध राज्य को अपनी पर्यटन सूची में जरूर शामिल करें। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे। पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में हमें अनुमति दें। नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी,
उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।